आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना, 3 फेसेस ऑफ रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म इन इंडिया। मतलब कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के 3 चरण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके 3 चरण क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग सालों में अलग अलग तरीके से लोगों ने क्या किया, क्रांतिकारिता का प्रदर्शन किया या रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म का प्रदर्शन किया। ठीक है, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे, है ना, तो इसको नोट मत करिएगा, ये बेसिक है बहुत ज्यादा। सबसे पहले 1890 से लेकर के तो 1900 मान लीजिए 10 तक का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फेज चालू होता है कि 1890 के बाद में लोगों को गुस्सा आने लग गया अंग्रेजों के प्रति, है ना, और वो क्या चाहते थे, वो इमीडिएट जो है वो क्या चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। तो लोग अब वॉयलेंस का सहारा लेने लग गए, या लोग अब मतलब मारपीट का या हिंसा का सहारा लेने लग गए, और इसी को ही रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म कहा गया। ठीक है, दूसरा फेज आपका आता है जब वर्ल्ड वॉर चालू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चालू हुआ था, कोई बताएगा? कब से कब तक चला था पहला विश्व युद्ध? किसी को नहीं पता? कैसे कर रहे हो भाई? 1914 से 1919 तक ना ये फेज चला था। तो इसी फेज में आपको सेकेंड रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म या क्रांतिकारी आतंकवाद देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा अगर हम देखते हैं तो तीसरा आपका चला था 1920 से लेकर के 1930 तक, है ना। ये मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको फेज बता रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो पहला, दूसरा और तीसरा चरण जो है वो चला था। हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, मैंने सिंपली इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। हमको ये याद नहीं रखना है इसके अंतर्गत जो कार्य हुए, किसने किसने क्या क्या किए। जैसे भगत सिंह ने क्या किया, भगत सिंह ने कहां पर बम फेंका, क्यों फेंका, है ना। चंद्रशेखर आजाद को कहां पर फांसी हुई, क्यों हुई, या शूट जो है। तो ये सब चीजें जो है हमको इसके अंतर्गत पढ़नी है और हम सब चीजें याद करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, चलो क्विकली अब हम स्टार्ट करते हैं भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के 3 चरण। ठीक है, चलो फर्स्ट देखिए, आराम से पढ़ेंगे इसको। इसमें जो जो याद करने वाली चीजें होंगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी कि आपको ये मेमोराइज करना है, बाकी समझने वाली चीज होगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका बैकग्राउंड, ये पृष्ठभूमि। आप इसमें पहला चरण देख सकते हैं जो 1897 से 1917 के बीच में रहा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको चरण के डेट याद नहीं रखने हैं, वो वेरी करेगा, किसी बुक में कुछ दिखे रहेगा, किसी बुक में कुछ। इसके अंतर्गत जो कंटेंट है वो हमको याद करना है। समझ आया? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, बंगाल का विभाजन हो रहा था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन, 16 अक्टूबर को, है ना, 16 अक्टूबर को। तो कहीं ना कहीं ये रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म इससे कनेक्टेड है। सबसे पहले उदारवादियों के प्रति असंतोष के कारण उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसका मतलब क्या कि जो मॉडरेट्स थे या जो नरम दल के लोग थे वो विफल हो गए थे, है ना। मतलब कि बंगाल का पार्टीशन हो गया, नरम दल के लोग कुछ कर ही नहीं पाए थे, इसीलिए उग्र राष्ट्रवाद का जो है वो क्या हुआ, उदय हुआ, या एक्सट्रीम नेशनलिज्म का जो है वो राइज हुआ। समझ में आया? उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसके अंतर्गत हिंसा का सहारा लिया गया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखिए बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन जैसी घटनाएं और लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां, इसका मतलब कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था कि जो लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा रिप्रेसिव थी या लोगों को परेशान करने वाली पॉलिसीज थी। तो ये दोनों कारण थे जिसके कारण जो है उग्र राष्ट्रवाद का उदय होता है या एक्सट्रीम नेशनलिज्म का राइज होता है। समझ में आया? वर्ड समझ आ रहा है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म किसको बोलेंगे, उग्र राष्ट्रवाद किसको बोलेंगे, जिसके अंतर्गत हम हिंसा का सहारा अब कहीं ना कहीं लेने लग जाएंगे। ठीक है, इसके साथ देखिए यूरोपीय क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिला, जैसे कि विशेषकर रूसी शून्यवाद और
इतालवी कार्बोनारी। इसका मतलब क्या? रशियन निहिलिज्म एंड इटालियन कार्बोनारीज। ये जो थे ये यूरोपीय आइडियोलॉजी थे, ये यूरोप की आइडियोलॉजीज उस समय विकसित हो रही थी। जैसे रशिया में जो है वो रिवॉल्यूशन आ रहा था, है ना, फ्रांस का रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। तो ये सब जो भी यूरोप देशों में हो रहा था उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत देश में भी पड़ रहा था। भारत के लोग भी अब जो है वो जागरूक हो रहे थे और उनको भी लग रहा था कि भाई हम क्या करें, अब अंग्रेजों से सीधा सीधा मुकाबला करेंगे और अपने देश को आजाद कर देंगे। तो नेशनलिज्म का यहाँ पर राइज होता है, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जिसके अंतर्गत अपनी जान देने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं कि अगर हमको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा तो भी स्वीकार है, परंतु हमें अपना देश जो है वो आजाद चाहिए। इससे पहले जो नरम दल के लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपनी जान देने के लिए तत्पर नहीं रहते थे। लेकिन अब जो नेशनलिज्म राइज होगा उसमें लोग जो है वो देशभक्ति की भावना उनके अंतर्गत कूट कूट के भरी रहेगी। जैसे भगत सिंह, है ना, भगत सिंह मरते मरते मर गए लेकिन उन्होंने अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से अब धीरे धीरे देखने को मिलेगा। क्यों मिल रहा था? बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, है ना। बंगाल का विभाजन हो गया, इसके साथ लॉर्ड कर्जन बहुत ज्यादा परेशान कर दी थी आम जनता को। इसके बाद में यूरोप की जो आइडियोलॉजी चल रही थी, यूरोप की जो विचारधारा चल रही थी, उससे भी लोग कहीं ना कहीं प्रभावित थे। इसके साथ गुप्त समाजों और भूमिगत नेटवर्क का भी गठन हुआ। इसका मतलब सीक्रेट सोसाइटीज भी बनने लग गई और अंडरग्राउंड नेटवर्क्स भी बनने लग गए। ऐसे नेटवर्क्स होने लग गए या ऐसे नेटवर्क्स का फॉर्मेशन होने लग गया जो अंडरग्राउंड रहता था और जो अंग्रेजों के आंखों में नहीं दिखता था, या छुप के एक्चुअली में वो लोग अपनी एक्टिविटीज को करते थे। समझ में आया? तो ये सब धीरे धीरे जो है वो डेवलप होते गया। अब आपको समझने की बात है, ये एक टॉपिक है, ये पूरा मैं 1930 तक कवर करवाऊंगी, जो पूरा एक फेस आता है। तो हमको ये नहीं पूछना है या ये नहीं बोलना है कि इसके बीच का कहाँ जाएगा, वो हम अलग सेशन में करेंगे। ये एक टॉपिक है क्रांतिकारी आतंकवाद, जिसको मैं पूरे तीनों फेसेस में करवा रही हूँ, जो 1890 से लेकर के 1930 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम होम रूल लीग पढ़ेंगे, गांधी का आगमन, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन एक टॉपिक है जो पूरा एक ठो मैं कवर करवा रही हूँ। समझ में आया? तो देखो ये सब कारण हो गया था। इसके बाद ये समझ आया इतना? इसके अंतर्गत कोई डाउट है? कैसे धीरे धीरे उग्रवाद बढ़ते जा रहा था? ठीक है, क्लियर? अब देखेंगे आगे इसकी विशेषताएं क्या थी। ये जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म था, इसकी विशेषताएं क्या क्या रही? सबसे पहले राजनीतिक हत्याओं, गुप्त संगठनों, बम विस्फोटकों और पैम्पलेट अभियानों का प्रयोग किया गया। किसका किसका यूज किया गया? पॉलिटिकल असैसिनेशन। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी पद में है अंग्रेजों की तरफ से तो उसको हम गोली मार देंगे। जैसे कि भगत सिंह ने सौंडर का मर्डर किया था, एक सौंडर करके पर्सन थे, वो हम पढ़ेंगे आगे, उन्होंने उसको असैसिनेट कर दिया था। असैसिनेट का मतलब क्या होता है हिंदी में? हत्या कर देना, है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल असैसिनेशन की बात करी जा रही है, मतलब राजनीतिक हत्या की बात करी जा रही है कि अगर कोई नेता है अंग्रेज की तरफ से तो हम उसको गोली मार देंगे और एक भय का माहौल जो है वो बनाएंगे। समझ आया? बम विस्फोट कर देना। बम विस्फोट करना मतलब मान लीजिए कोई असेंबली है, वहां जाके बम फेंक देना, किसी मान लो अंग्रेज का घर है, वहां जाके बम फेंक देना। इस तरीके की आइडियोलॉजी डेवलप होने लग गई और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था, अंग्रेजों को भारत देश से भगाना। अंग्रेज डर जाएंगे और अंग्रेज डर करके भाग जाएंगे, सिंपल। इसके बाद पैम्पलेट अभियान, मतलब पैम्पलेट कैंपेन्स करना। इसका मतलब पैम्पलेट्स बांटना, लोगों में जागरूकता फैलाना। तो इस तरीके की विचारधारा कहीं ना कहीं आपको उग्रवाद में देखने को मिलेगी। समझ में आया क्या क्या करते थे वो? इसके बाद देखिए, व्यक्तिगत वीरता और ब्रिटिश उत्पीड़न के विरुद्ध भावनात्मक प्रतिशोध पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसका मतलब हमने बताया है कि अब लोग अपनी जान देने के लिए भी रेडी थे। व्यक्तिगत वीरता मतलब इंडिविजुअल हीरोइज्म, कि अगर हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा तो भी हम रेडी हैं, लेकिन हमको अपनी जो है अपने देश को आजाद करना है। समझ में आया ये कंसेप्ट? तो व्यक्तिगत वीरता पे ज्यादा फोकस किया गया। इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश उत्पीड़न हो रहा था उसके अगेंस्ट एक इमोशनल रिटेलिएशन, मतलब कि
भावनात्मक प्रतिशोध करना। भावनात्मक प्रतिशोध का मतलब क्या होता है कि अगर हमको जो भी सजा वो देंगे वो हम स्वीकार करेंगे, परंतु अपनी भारत माँ के प्रति हम कुछ भी नहीं सहेंगे। तो ये जो आइडियोलॉजी बन रही थी, देशभक्ति की आइडियोलॉजी बन रही थी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत मुख्य नेता कौन कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब लोगों को लगभग फांसी या इनकी मृत्यु हो गई जस्ट बिकॉज टू सेव आवर कंट्री, है ना। हमारी कंट्री या हमारे भारत देश को सेव करने के लिए या आजाद करने के लिए इन सब लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। समझ में आया? अब देखिए मेजर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन कौन से थे। ये मैं कब की बात कर रही हूँ? 1897 से लेकर के 1907-8 के टाइम का बात कर रही हूँ ना मैं। तब के कौन कौन से मुख्य ऑर्गेनाइजेशन बने थे? सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है अनुशीलन समिति। ये हमको याद रखना है बिकॉज बहुत बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुशीलन समिति जो सबसे पहली बार बंगाल में स्थापित किया गया था, और कब स्थापित किया गया था? 1902 में। ईयर इज इंपॉर्टेंट, नेम इज इंपॉर्टेंट एंड प्लेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तीनों हमको याद रखना है, ठीक है। अनुशीलन समिति बंगाल में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1909 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखिए अभिनव भारत सोसाइटी जो कहां पर स्थापित करी गई थी? महाराष्ट्र में वी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में स्थापित करी गई थी। याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुशीलन समिति पूछता ही पूछता है, और ऐसा बोला जाता है कि वन ऑफ द अर्लीस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन बना था अंडर रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। समझ आया? मतलब कि जो क्रांतिकारी आतंकवाद है उसके अंतर्गत पहला कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनुशीलन समिति बनाया गया था। तो हमको ये याद रखना है। इसके साथ ही साथ याद रख लीजिएगा अभिनव भारत सोसाइटी वी.डी. सावरकर के द्वारा बनाई गई थी, जो 1904 में बनाई गई। समझ में आया? इनके तरीके समझ आए कि ये लोग किस तरीकों का यूज करते थे, है ना। राजनीतिक हत्या हो गया, गुप्त संगठन हो गया, विस्फोट कर देते थे, पैम्पलेट बांटते थे। इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत वीरता का वो लोग प्रदर्शन करते थे कि अगर हमको फांसी दे देंगे तभी भी चलेगा, परंतु हम अपने देश को आजाद करके रहेंगे। ठीक, समझ आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे आगे इसमें और क्या बोल रहा है। नोटेबल इवेंट्स या उल्लेखनीय घटनाएं, मतलब इस बीच में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। वो इवेंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले 1897 में क्या हुआ? चापेकर बंधुओं ने पुणे में ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर है ना W.C. रैन की हत्या कर दी। ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि W.C. रैन जो है पुणे में एक व्यक्ति थे या एक कमिश्नर के रूप में जो है वो पदस्थ थे, मतलब एक कमिश्नर थे, प्लेग कमिश्नर थे। उनकी हत्या किसने करी? चापेकर ब्रदर्स ने कर दी थी 1897 में। क्या बोली मैं? 1897 में चापेकर ब्रदर ने, एक पर्सन थे W.C. रैन, पुणे में वो पदस्थ थे, उनकी हत्या कर दी थी। समझ आया? ये इवेंट हमको याद रखना है कि W.C. रैन की हत्या किसने करी थी? तो चापेकर ब्रदर्स ने करी थी। कब करी थी? 1897 में करी थी। और ये भी क्रांतिकारी आतंकवाद के ही अंतर्गत आएगा। समझ आया? सेकेंड देखिए 1905 बंगाल विभाजन ने व्यापक क्रांतिकारी भावनाओं को जन्म दिया था। बंगाल जब विभाजित हुआ तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इतने गुस्से में थे कि अब वो जो है वो दूसरों को मारने के लिए भी तैयार हो गए थे। जो अंग्रेज थे उनको मारने के लिए भी तैयार हो गए थे कि हमारे देश से अब आप बाहर जाओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बंगाल के विभाजन ने एक क्रांतिकारी भावना को क्या किया था? जन्म दिया था, या एक रिवॉल्यूशनरी सेंटिमेंट को जो है वो जन्म दिया। समझ में आया? इसके साथ देखिए ये याद नहीं रखना है, ये तो बेसिक चीज है, ये याद रखना है हमको। इसके बाद 1907 बंगाल के गवर्नर की हत्या का प्रयास किया गया, मतलब अटेम्प्ट फॉर असैसिनेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल। ये भी हमको याद नहीं रखना है, नहीं पूछता है, ठीक है। देखिए 1909 ये याद रखना है, मदन लाल धिंगरा ने लंदन में कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इंपॉर्टेंट, ये पूछता है, ठीक है, कि मदन लाल धिंगरा ने किसका हत्या कर दिया था? कर्जन विली थे एक, लंदन में उनकी हत्या कर दी थी।
अब लोग हत्या पे उतर आए थे कि हम आपकी हत्या कर देंगे या तो आप हमारे देश को आजाद करो। समझ में आया? इसीलिए इसको टेररिज्म का नाम दिया गया है या आतंकवाद का नाम दिया गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये हमको याद रखना है। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन विली की हत्या कर दी थी। इससे पहले क्या देखा हमने? चापेकर ब्रदर ने WC रैंड की हत्या कर दी थी। कब? 1897 में। ये दोनों इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए 1912 में क्या हुआ? वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया, जिसको हम दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं या दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस कहते हैं। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सयाल के नेतृत्व में ये हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या था? 1912 में जो लॉर्ड हार्डिंग थे हमारे, वो वायसरॉय थे ना। सोचिए, वायसरॉय के पद में वो पदस्थ थे, उसके बाद भी उनके असैसिनेशन या उनकी हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग क्या रहे? विफल रहे। ठीक है, सक्सेसफुल नहीं रहे वो। तो कब किया गया था? 1912 में किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया गया था, जिसको हम दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जानते हैं या दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। और किसके नेतृत्व में किया गया था? रास बिहारी बोस और सचिंद्र सयाल के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, ये ऑप्शनल है, बट ये दोनों हमको याद रखना ही रखना है। चापेकर ब्रदर्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मदन लाल ढींगरा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे व्यापम हो गया, PSC UPSC में भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। जो जो याद रखने लायक चीजें हैं वो मैं बताते जा रही हूं, तो पहले प्रायोरिटी में हमको उसको याद रखना है, बाकी चीजें बाद में। ठीक है, चलो अब देखिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन सी ऐसी पर्सनालिटीज थी जो इस फेज के अंतर्गत इंपॉर्टेंट रही। सबसे पहले VD सावरकर, सशस्त्र संघर्ष के समर्थक जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम लिखा, मतलब हु रॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया है कि VD सावरकर एक पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस करके एक बुक लिखी थी। याद है? आप थे शायद प्रेजेंट, है ना? याद है ना? तो वही चीज को यहाँ पे बता रहा है कि VD सावरकर ने पहली बार ये बुक लिखी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो किसके लिए लिखा गया था? 1857 की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया था। ठीक है, चलो इसके बाद देखिए अरविंद घोष के नाम को भी हम सुनते हैं। दार्शनिक से क्रांतिकारी बन गए थे, मतलब पहले वो क्या थे? फिलोसोफर थे, और अब वो क्या बन गए थे? रिवॉल्यूशनरिस्ट बन गए थे। बाद में हिंसा का त्याग कर दिया, लेटर रिनाउंस द वायलेंस। पहले वो हिंसा करते थे, लोगों की हत्या करने का प्रयास, लेकिन बाद में वो जो है वो उन्होंने क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था हिंसा का। ये बस आपको नाम थोड़ा सा पढ़ लेना, याद रखने लायक चीजें नहीं है। ठीक है, जतिन मुखर्जी, ये याद रखना है कि जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन बोला जाता था। जतिन मुखर्जी जो थे वो बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, युगांतर पार्टी के नेता थे, ये भी याद रखना है कि कौन से पार्टी के नेता थे ये? युगांतर पार्टी के नेता। ये बंगाल के थे हमारे जतिन मुखर्जी, और जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन इसलिए बोला जाता था बिकॉज ही वॉज सो ब्रेव, बहुत ज्यादा साहसी थे वो, इसलिए उनको बाघ की उपाधि दी गई थी। तो हमको याद रखना है, बाघा जतिन पूछेगा कहाँ के थे, तो बंगाल के थे। उन्होंने युगांतर पार्टी के नेता थे वो, है ना, और उनको बाघा जतिन का टाइटल दिया गया था। ये पढ़ना है हमको, ये याद रखना है। ठीक, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, और खुदीराम बोस 1908 में इनको फांसी दे दी गई। हमको ये याद रखना है, इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। ठीक है, लेकिन ये जो है वो विफल रहे, और विफल होने के बाद इनको जो है वो एक पर्सन जो थे खुदीराम, इनको फांसी दे दी गई, और दूसरे ने अपने आप को गोली मार ली थी। एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि एक जैसे पहले जमाने में कैसे बताऊं मैं, ऐसे रहते थे ना जिसके अंदर लोग जो है वो जाते थे, ऐसे डोली जैसा रहता था, है ना, हाँ, बैठ के वो लोग जाते थे, ऐसे टाइप का रहता था। तो एक व्हीकल जैसे समझ लो, व्हीकल था, उसके अंतर्गत इन लोगों को इंफॉर्मेशन मिली थी कि किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है ना, और उसको मारना है। तो इन लोग सोचे कि हम वहां पर बम डाल देते हैं तो वो मर जाएगा, लेकिन एक्चुअली में उसके बदले 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई।
है ना। तो इससे क्या हुआ कि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी अपने आप में ही गिल्ट में उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया कि मेरे कारण किसी और की जान गई। तो आप इसमें समझिएगा कि दो चीजें हैं, एक तो वो मारना भी चाह रहे थे बट एट द सेम टाइम वो जो है अपना ये भी समझ रहे थे कि दूसरों की हत्या नहीं करनी हमको, जो अपराधी है सिर्फ और सिर्फ हमको उन्हीं को ही मारना है। तो उनका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी आप देखते हैं कि देश के प्रति पॉजिटिव चीज, और दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट भी आप देखते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। समझ में आई ये इंसिडेंट? तो ये हमको इंसिडेंट याद रखना है, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ आया इतना? चलो इसके अच्छा ये फोटोज हैं आपके, ये देख लीजिए। ये वीडी सावरकर जिनका तो फोटो देखे होंगे आप, है ना। अरविंदो घोष हो गया, जतिन मुखर्जी जिनको बाघा जतिन के नाम से जाना जाता था, ये खुदीराम बोस और ये प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था और इनको फांसी दे दी गई थी। अब देखो ये लोग कितने यंग थे, है ना। और ये बाद में ऐसा नहीं कि बाद में एज हो गई इनकी, इतने ही छोटे छोटे थे जिनको फांसी दे दी गई या इनको शूट कर दिया गया। मतलब उस समय का आप देशभक्ति समझ सकते हो। आज तो हम वोटिंग करने में भी हम किचकिचाते हैं, हमारा दिमाग वो होता है कि नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। ये सब हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। और इतने छोटे छोटे लोग थे जिन्होंने अपने देश के प्रति अपना पूरा जान समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो हमको इनसे इंस्पिरेशन लेनी है, एटलीस्ट हम वोट करने तो जा ही सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। इसमें अगर हम देखेंगे अब इसका आउटकम क्या रहा, इस फेज का आउटकम क्या रहा, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए कई क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, है ना, और उन्हें क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। इसके साथ अंग्रेजों ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 जैसे दमनकारी कानून प्रस्तुत किए या पास किए। ब्रिटिशर्स ने रिप्रेसिव एक्ट्स पास किए जैसे कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। ये इंपॉर्टेंट है, बस आप ये याद रखिएगा कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था 1915 में, जिसमें एक्चुअली में जितने भी ये सभी टेररिस्ट लोग थे या आतंकवादी थे उनका दमन का बात किया गया था कि इनको किस तरीके से हमको दबाना है। तो दो आउटकम रहे, बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया, उनको फांसी दे दी गई, और ब्रिटिशर्स ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट या भारत रक्षा अधिनियम पास किया था 1915 में। ये समझ आया ये फेस? तो ये पहला फेस हो गया जो हमने पढ़ा। ठीक, इसके बाद हम फेज 2 की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या याद करने वाली चीजें एक बार मैं जल्दी से जल्दी बता देती हूँ आपको। क्या क्या याद करने वाली चीजें हैं, इसमें से कुछ आपको याद नहीं रखना है। इसमें से हमको ये उनके तरीके थोड़े से याद रख लेना है कि कौन कौन से इनके क्या क्या तरीके थे, बम विस्फोटन, है ना, हत्या कर लेना, ये सब। अनुशीलन समिति हमको याद रखना है, कब आया था, 1902 में आया था। ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसके साथ चापेकर ब्रदर्स का याद रखना है, मदन लाल ढींगरा का याद रखना है। इसके बाद में जतिन मुखर्जी को बाघा जतिन बोलते थे, और खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे फेज 2 या दूसरा चरण। अब ये क्या है, इंटरनेशनल फेज है। इंटरनेशनल फेज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इंडिया से, हाँ इंडिया से बाहर हुआ था। ये सब जो भी प्रयास हुए थे वो इंडिया से बाहर हुए थे, और ये कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए थे, ड्यूरिंग फर्स्ट जो है वर्ल्ड वॉर। ठीक है, 1914 से 1919 में हुआ था ये, तो उसी टाइम पर आपको ये देखने को मिलेगा। अच्छा, अब इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 के छिड़ने से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन शुरू करने का अवसर मिल गया, मतलब अपॉर्चुनिटी, है ना, टू एक्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो वॉर में इन्वॉल्व थे, ध्यान उनका उधर केंद्रित था। तो हमारे भारत के लोगों ने सोचा कि ये जो है हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हम अपने देश को आजाद करवा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके के एक्ट्स जो है वो शुरू कर दी। समझ में आया? देखिए, बंगाल विभाजन 1905 जैसी घटनाएं और लॉर्ड कर्जन की दमनकारियां नीतियां थी, जिसके कारण रिवॉल्यूशन जो है वो शुरू हुआ था। ठीक, तीसरा चीज देखेंगे, विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, अफगानिस्तान, इस तरीके के क्रांतिकारियों ने क्रांति की चिंगारी भड़काने की कोशिश की। मतलब बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे जो बाहर के देशों में जाकर के बस गए थे, जैसे
अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, अफगानिस्तान, अब वहां से वो कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे देश को मदद कर सके या हमारे देश को आजाद कर सके। समझ आया? तो हम यहाँ पर इस फेज के अंतर्गत ये पढ़ेंगे कि वहां पर बहुत सारे ऐसे एसोसिएशंस बनाए गए, बहुत सारे ऐसे गठन जो है वो गठित किए गए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका यही ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाएं। ठीक है, अब देखिए, सैन्य विद्रोह के जरिए भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए विदेश में गदर पार्टी का गठन किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जो है, अगर पूछेगा भारत में गठित हुआ था क्या, तो आंसर क्या आएगा? नहीं, ये भारत में गठित नहीं हुआ था, ये जो है बाहर इंटरनेशनली गठित हुआ था। और गदर पार्टी बहुत बार पूछता है किसने बनाया, क्या बनाया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ आया? तो जो सेकेंड फेज था वो जनरली इंटरनेशनल था, जो भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जो एक्टिविटीज हो रही थी वो इंटरनेशनली हो रही थी। समझ आया? चलो आगे देखते हैं। बोर तो नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा, हाँ तो थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, बट पेशेंस रखिए, अब कैसे करेंगे, हिस्ट्री है ही। चलिए, प्रमुख विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? अंतरराष्ट्रीय समन्वय, मतलब इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की यहाँ पर बात करी गई। यहाँ पर लोग इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कोई जर्मनी का है, वो अमेरिका के इंडियन से कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसके बाद कोई एक एक्ट कर रहा है, तो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन हमको देखने को मिला। जैसे जर्मनी, तुर्की, जापान, सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब रशिया, पहले उसको सोवियत संघ बोलते थे, यूएसएसआर बोलते थे, अभी रशिया बोलते हैं। भारतीय सेना की रेजिमेंट में विद्रोह शुरू करने की योजना करी गई, मतलब कि इंडियन आर्मी रेजिमेंट में विद्रोह शुरू करने की यहाँ पर क्या करी गई, योजना बनाई गई। मतलब जैसे रेजिमेंट्स होते थे उस समय, जो इंडियंस रहते थे, है ना, उस आर्मी में या उस रेजिमेंट में इंडियंस रहते थे, अब उन लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। समझ में आया ये चीज? देखिए, वैश्विक क्रांति और ब्रिटिश विरोधी ताकतों के साथ समन्वय पर जोर दिया गया। किस चीज पर जोर दिया गया? ग्लोबल रिवॉल्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन विद एंटी ब्रिटिश फोर्स। इसका मतलब कि ऐसे फोर्सेस के साथ हाथ मिलाना जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, जैसे जर्मनी, जैसे जापान, है ना, इस तरीके के लोगों के साथ हाथ मिलाना जो अंग्रेजों के खिलाफ है। जैसे हम जानते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो हमारा दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिश के दुश्मन के साथ में हम हाथ मिलाएंगे, तब जाकर के हमारे भारत को आजादी मिली। यही कॉन्सेप्ट जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी का भी था। वो जापान गए थे, वो जर्मनी गए थे, वहां से लोगों से वो बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जापान, जर्मनी ये सभी अंग्रेजों के विरोधी थे, तो उनको लगता था कि हम इनसे हाथ मिला करके, इनसे दोस्ती करके अपने देश को आजाद करवा सकते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रमुख विशेषताएं थी। आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि ये फेज जो था वो इंटरनेशनल था और इंटरनेशनली एक्टिविटीज हो रही थी, बस, ज्यादा इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना। याद करने वाली चीजें ये हैं। ठीक, देखो एक एक करके इसके प्रमुख संगठन या प्रमुख एक्टिविटीज क्या क्या हुई थी ये हमको याद रखना है। सबसे पहले गदर आंदोलन 1913 अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड बाय इंडियन इमिग्रेंट्स इन यूएसए सैन फ्रांसिस्को। मतलब कि अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों द्वारा ये शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि अमेरिका में ऐसे लोगों के द्वारा शुरू किया गया था जो भारत से आए थे और भारत में आकर के रह रहे थे। ठीक है, कब शुरू किया गया था? 1913 के टाइम पे शुरू किया गया। कहीं 1913 कहीं 1915 देता है, तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, 1913 हमको याद रखना है, या आसपास का ऑप्शन आ जाए व्यापम में तो आपको टिक करना है। ठीक, इसके बाद करतार सिंह सराबा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, ये सभी गदर के नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, गदर के नेता के बारे में भी पूछा जाता है कि कौन कौन थे। करतार सिंह, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, 3-4 बार आप ये नाम पढ़ोगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो गदर पार्टी याद रखना है। गदर पार्टी 1913 में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? सैन फ्रांसिस्को में बनाई गई थी। मुख्य नेता करतार सिंह सराबा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाला हरदयाल की भूमिका देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये लीडर के रूप में आए थे गदर पार्टी के। ठीक है, अगर पूछा गदर पार्टी का लीडर तो लाला हरदयाल हमको टिक लगाना है। ठीक,
इसके बाद देखिए कोमागाटा मारू इंसिडेंट या कोमागाटा मारू घटना जो हुई थी 1914 में हुई थी। इसके अंतर्गत भारतीय प्रवासियों को ले जा रहे जहाज को कनाडा में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। भारत लौट आया जहां अंग्रेजों ने यात्रियों पर गोलीबारी कर दी। इसका मतलब क्या है, एक कोमागाटा मारू करके शिप थी, ये शिप का नाम है कोमागाटा मारू, ये शिप थी, ठीक है, जो कहां जा रही थी, सिंगापुर से कनाडा जा रही थी। कनाडा के एक वैंकूवर क्षेत्र में जा रही थी, वो यहाँ नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ। सिंगापुर से वैंकूवर जा रही थी, ठीक है, लेकिन कनाडा के लोगों ने, कनाडा की गवर्नमेंट ने इस शिप को वैंकूवर में पहुंचने ही नहीं दिया और वैंकूवर से पहले ही उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया और वापस आकर के उनको इंडिया में उतारने की बात करी गई। फिर जब ये, अगर मान लीजिए ये जो शिप है वो भारत में पहुंची तो यहाँ पर लोगों ने विरोध किया, शिप में बैठे लोगों ने विरोध किया कि हम यहाँ नहीं उतरेंगे। तो अंग्रेजों ने गोलीबारी की और शायद से 22 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, 22 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी बिकॉज दे वर शूट। एक बजबज करके जगह है, एक सेकेंड रुकिए ना, हाँ एक ना, ये नाम ही है बजबज, ठीक है, ये है कलकत्ता के पास में, कलकत्ता के पास में। यहाँ पर ये शिप को जो है वो उतारा गया था, शिप के लोगों को बोला गया था कि आप नीचे उतर जाइए, ये बज बज करके एक जगह है, ठीक है, कलकत्ता के पास में। लेकिन वहां पर लोगों ने उतरने से ही मना कर दिया कि हमारा जो स्थान है, हमको वैंकूवर जाना है, कनाडा जाना है, हम यहाँ नहीं उतरेंगे। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या की, गोलीबारी कर दी थी। समझ आया ये कोमागाटा मारू इंसिडेंट? पूछेगा कोमागाटा मारू क्या था तो क्या बोलोगे? शिप का नाम था जो सिंगापुर से कनाडा जा रही थी, लेकिन कनाडा में उनको नहीं उतरने दिया गया। क्यों नहीं उतरने दिया गया? क्योंकि कनाडा और ब्रिटिशर्स के लोग मिले हुए थे। समझ आया? कनाडा के जो गवर्नमेंट थे और ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट थे वो मिले हुए थे और उनको पता था कि ये जो लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ है, इसीलिए उन्होंने कनाडा में एंट्री से मना कर दिया कैनेडियन गवर्नमेंट ने, और इस शिप को भारत में भेज दिया गया। लेकिन भारत में वो शिप को जब रखा गया तो वहां पे लोगों ने मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं उतरेंगे, हमारा जो स्थान है हमको वहां जाना है, और इसी बातचीत में गोलीबारी हो गई जिसमें कम से कम 20 से 25 लोगों की डेथ हो गई। इंसिडेंट समझ आया? कोई डाउट है? नहीं है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ना, गदर पार्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर हमको याद रखना है 1914 में ये घटना हुई थी, ठीक। आगे देखो, हिंदू जर्मन षड्यंत्र या हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी, जर्मन मदद से ब्रिटिश भारतीय सेना में विद्रोह भड़काने की योजना लीक के कारण विफल हो गया। इसको सिर्फ पढ़ लेना कि हिंदू जर्मन षड्यंत्र हुआ था जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोई एक पर्सन ने लीक कर दी इंफॉर्मेशन जिसके कारण विफल हो गया ये, बस, और ज्यादा याद मत रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए रेशमी पत्र षड्यंत्र केस जो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? अफगानिस्तान, ये क्या लिखा हुआ है, प्लान्ड जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश रूल विद द हेल्प फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ऑटोमन एम्पायर लेड बाय मौलाना मोहम्मद हसन मौलाना बरकतुल्लाह। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है वो एक जिहाद का प्लान किया गया था। जिहाद मतलब समझते हैं, मार देना, बहुत ज्यादा लेवल पर जिहाद मतलब मार देना, ठीक है। तो एक प्लान जिहाद ऑर्गेनाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, किससे हेल्प लेकर के? अफगानिस्तान के लोगों से हेल्प लेकर के, और जिसके लीडर कौन थे? मौलाना महमूद हसन और मौलाना बरकतुल्लाह, ये दो लोग जो हैं लीडर थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, जो 1916 में आई थी। ये स्पेक्ट्रम में मेंशन्ड नहीं है, तो आप इसका हेडिंग आप लिख सकते हो, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916। व्यापम या पीएससी में ज्यादा से ज्यादा आएगा तो इसका ईयर पूछेगा, इतना डिटेल नहीं जाएगा कि कौन लीडर थे, क्या था, कैसे था, नहीं। लेकिन गदर पार्टी और कोमागाटा मारू इंसिडेंट पूछ सकता है इन डिटेल, तो हमको वो पता होना चाहिए, ठीक हो गया? समझ आया? ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1914 में। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी 1916 में हुआ था। गदर पार्टी कब बनी थी?
1913, 1913 में बनी थी। मेन लीडर कौन थे? करतार सिंह, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना। कहाँ बना था गदर पार्टी? यूएसए, सैन फ्रांसिस्को में। ये हमको एकदम याद रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज इसके अंतर्गत कौन कौन सी थी। करतार सिंह सराबा है ना, युवा क्रांतिकारी थे। 19 वर्ष की उम्र में इनको फांसी दे दी गई। आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। अभी हम सब 19 से तो बड़े ही होंगे, है ना, हमारे से भी वो छोटे थे और उनको फांसी दे दी गई। जब फांसी का उनको शायद रिवॉल्यूशन का मतलब भी नहीं पता होगा अच्छे से, तब उनको फांसी दे दी गई। लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया है गदर पार्टी के फाउंडर के रूप में भी इनको जाना जाता है। वो गदर पार्टी के संस्थापक थे, हमको इसको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद मौलाना बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्लाह सिंधी स्थापित करने का प्रयास किया। निर्वासन में भारत की अस्थायी सरकार, मतलब आप थोड़ा इसको इंग्लिश में लिखिए क्योंकि इसका ट्रांसलेशन थोड़ा गलत हुआ है। मौलाना बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप, उबैदुल्लाह सिंधी अटेम्प्टेड टू सेट अप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जाइल काबुल। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो लोग थे, मौलाना बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप, ये जो पर्सन थे, इन लोगों ने एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की बाहर काबुल में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब इंडिया की ही ऐसी गवर्नमेंट जो इंडिया से बाहर हो। समझ में आया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको हम बोलेंगे एग्जाइल में, मतलब बाहर। और कहां पर? काबुल में 1915 में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, याद रहा तो अच्छी बात है। अस्थायी सरकार बनाने की बात करी गई थी। समझ आया? कोई डाउट है? नहीं, इंडिया में नहीं गवर्न करते, लेकिन इंडिया के टॉपिक्स को वो वहां उठाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ये चीजें हो रही है, तो हम क्या करें, हम सेटल करें। फॉर एग्जाम्पल हम जितने लोग भी है ना, मान लीजिए हम अमेरिका में हैं, तो हम अमेरिका में जो है वो भारत की एक अस्थायी सरकार बनाएंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे। मान लीजिए मैं उसकी नेतृत्व करता हूँ, तो मैं देखूंगी कि वहां पर क्या क्या घटनाएं हो रही है और हम यहाँ पर उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें बदलाव कर सकते हैं, या क्या हमारी एक्टिविटीज होगी जिसमें भारत को कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। इस तरीके का कंसेप्ट था। ये सेम कंसेप्ट सुभाष चंद्र बोस ने भी बनाया था, या सुभाष चंद्र बोस की भी एक अलग से गवर्नमेंट बनाई गई थी। जब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उन्होंने भारत के बाहर एक अलग से सरकार बनाई थी, जिसमें उनके सैनिक थे, जिसमें वो खुद एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सारे उनके रेजिमेंट्स बनाए गए थे, और वो वहां पर एक गवर्नमेंट चला रहे थे, पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे। किसके लिए? भारत के लिए, या भारत के हित के लिए। इवन उन्होंने कॉइन्स भी अपने जो है वो लागू कर दिए थे। समझ में आया ये चीज? तो उसी के ही एग्जाम्पल के रूप में आप इसको ले सकते हो कि काबुल में ये बनाया गया था। ठीक है, देखिए राज बिहारी बोस जापान भाग गए। बाद में इंडियन क्या बोल सकते हैं, नेशनल आर्मी बनाने में इन्होंने क्या करी थी, मदद की थी। अब ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है वो क्या है? सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट लीडर रहे इंडियन नेशनल आर्मी के, और ये भी कहीं ना कहीं बाहर ही बनाया गया था, भारत में नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो ये पर्सन को याद रख लेना कि राज बिहारी बोस जापान भाग गए थे और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, उसके गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, करतार सिंह सराबा और लाला हरदयाल जो गदर पार्टी के फाउंडर थे। गदर पार्टी कब आई थी? 1913 में, 1930 में आई थी। और उसके बाद राज बिहारी बोस जापान भाग गए थे और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी बनाने में उन्होंने मदद की थी। आईएनए का मतलब होगा, मैं लिखवा देती हूँ, इंडियन नेशनल आर्मी। यहाँ पर इसके मुख्य लीडर के रूप में हम सुभाष चंद्र बोस जी को देखेंगे। जब हम उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे। अब देखिए ये फोटोज आप देख सकते हो, ये करतार सिंह सराबा है जिनको फांसी दे दी गई थी। कितने छोटे थे वो बताओ। इसके बाद ये लाला हरदयाल है, गदर पार्टी के संस्थापक। मौलाना बरकतुल्लाह, राजा महेंद्र प्रताप, है ना, उबैदुल्लाह सिंधी और राज बिहारी बोस। ठीक, समझ आया इतना? कोई डाउट है? याद हो रही है चीजें? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी ना, तो याद रखते चलना, ऐसे नहीं कि लिख के भूल गए।
अब देखो इसका आउटकम क्या रहा, सेकेंड फेज पढ़ रहे हैं हम, सेकेंड फेज का आउटकम क्या रहा, गदर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कई को फांसी दे दी गई, जैसे जैसे करतार सिंह सराबा को फांसी दे दी गई थी, है ना। अंग्रेजों ने खुफिया नेटवर्क को मजबूत किया, जो भी इंटेलिजेंस नेटवर्क था उसको और ज्यादा अंग्रेजों ने स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। जैसे कि सीआईडी को और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया, मतलब इनकी जो भी नेटवर्किंग थी कि भाई मान लीजिए अमेरिका में हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है, जापान में हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहा है, तो ये सब चीजों के बारे में अब उनको ज्यादा अच्छे से नॉलेज प्राप्त होने लग गई, ठीक। क्रांतिकारी गतिविधियां अस्थायी रूप से कमजोर पड़ गई, मतलब अब धीरे धीरे क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो क्या हो गई, धीरे धीरे कमजोर पड़ गई। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को फांसी दे दी गई थी, और बाकी जो अंग्रेज हैं वो जो भी उनका खुफिया नेटवर्क था उसको उन्होंने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो देखिए अंग्रेजों से हमको ये चीज सीखनी चाहिए, भले उन्होंने जो भी किया लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से बहुत सीखा है। जैसे 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद उन्होंने इतने सारे बदलाव किए कि वो क्रांति दोबारा ना हो। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनली उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसके बाद उन्होंने इस चीज से सीखा और सीखने के बाद अपने नेटवर्क्स में काम किया, अपने नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। तो कोई भी देश आगे सिर्फ तभी बढ़ता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है या अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करता है कि हाँ हमारे में ये कमी है। समझ में आए ये चीज? ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब ये तीसरा फेज है और तीसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी बाकी सभी फ्रीडम फाइटर्स हैं या बाकी जो भी रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट हैं वो सब आएंगे, जैसे कि भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब जो है वो इसमें आएंगे। आपको इसको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। चलो इसका पृष्ठभूमि क्या था? सबसे पहले अंतर युद्ध काल के दौरान ये हुआ था, मतलब कि इंटर वॉर पीरियड के टाइम पे हुआ था, 1924 से 1934 के बीच में ये हुआ था। इसका बैकग्राउंड अगर हम समझेंगे तो चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से युवाओं का मोह भंग हो गया। इसका मतलब देखिए, जब चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, कब हुआ था? 1922 में हुआ था, फरवरी में हुआ था, ठीक है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। उससे पहले ना बहुत व्यापक रूप से असहयोग आंदोलन चल रहा था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने जोरों शोरों पर था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, इस घटना के कारण पूरे असहयोग आंदोलन को जो है वो बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। क्यों बंद कर दिया गया? क्योंकि हिंसक व्यवहार था लोगों का, इसीलिए उस पूरे आंदोलन को खत्म कर दिया गया था। तो अब लोग जो है वो क्या करें? उनके पास पहले एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था जिसके अंतर्गत वो कार्य कर रहे थे या वो एक्टिविटीज कर रहे थे, लेकिन अब वो पूरे मूवमेंट को खत्म कर दिया गया। तो लोग गुस्से में आ गए और लोग अब हिंसा का जो है वो सहारा लेने लग गए। उसके ही अंतर्गत भगत सिंह पढ़ेंगे हम, उसके ही अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद और ये सब पढ़ेंगे। तो आपको इसका कारण याद रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया, विथड्रॉ कर लिया गया, इसीलिए ये तीसरा जो है वो आप रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म देखते हैं या उग्र राष्ट्रवाद देखते हैं। समझ आया? अब देखिए, कई उग्र युवा क्रांतिकारी समाजवाद की ओर बढ़ गए, मतलब कि सोशलिज्म की तरफ बढ़ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें भगत सिंह देखेंगे। भगत सिंह जो है वो बहुत ज्यादा तौर पर सोशलिस्ट थे या समाजवाद को कहीं ना कहीं जो है वो सपोर्ट करते हैं। समाजवाद का मतलब सोशलिस्ट थिंकिंग या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होना। समझ आया? कि जैसे मान लीजिए वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट नहीं करते थे। वो ये बोलते थे कि समाज में हर एक व्यक्ति के पास में जो है वो इक्वल अधिकार होना चाहिए, किसी को रूल करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। आज अंग्रेज रूल कर रहे हैं, कल कोई और नेता रूल करेगा, तो इस चीज के वो खिलाफ थे। तो सोशलिज्म की तरफ बहुत सारे युवा क्रांतिकारी नेता बढ़ गए। जैसे उस समय सोशलिज्म रशिया में चल रहा था, है ना, समाजवाद उस समय रशिया में चल रहा था, उसी की आइडियोलॉजी को यहाँ पर भगत सिंह ने भी फॉलो किया था। ठीक, HSRA जैसे मजबूत और केंद्रीय
क्रांतिकारी संगठन का जो है वो गठन हुआ, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ये हमको याद रखना है, इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, उसको लिख लो आप, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये इसका नाम था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आगे हम गठन का ईयर भी देखेंगे। तो ये तीसरे चरण में जो है इसकी जो है वो इसका गठन हुआ था, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले इसको सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बोला जाता था, मतलब HRA बोला जाता था, HRA बोला जाता था। बाद में ये शब्द सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया। समझ आया? पहले सिर्फ और सिर्फ HRA बोला जाता था, बाद में HSRA बोला गया। कब बोला गया वो हम आगे देखेंगे। समझ आया? ये नहीं 1924 से नहीं, एक्चुअली उनका रोल 1917 से आता है। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ है ना, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद में बहुत सारे 1-2-3 मूवमेंट्स हुए थे कंटिन्यू, और फिर जब उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया तब से पूरा 1947 तक। हाँ, उनका मतलब वो एक्चुअली में देखिए, गांधी जी एक्चुअली में 1915 में भारत आए थे। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, है ना। साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ नेतृत्व किया था 1-2 इंसिडेंट का। फिर फाइनली वो 1915 में आए थे और 1 साल उन्होंने कोई भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी। फिर फाइनली 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, और तब से आपको पूरा उनका नाम 1947 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी बड़े मूवमेंट्स हुए या बड़े आंदोलन हुए उसमें सब में आपको गांधी जी देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया, आगे देखते हैं इसके। देखिए अब इसमें प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या थी। सबसे पहले ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, HRA, ये 1924 में बनाया गया था। 1924 में ये HRA बनाया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सयाल, योगेश चंद्र चैटर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सयाल एंड योगेश चंद्र चैटर्जी। ये 3 व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में HRA का गठन किया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में एक शब्द उसमें जुड़ गया, सोशलिस्ट। ठीक, लिखेंगे इसमें। बाद में 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य के नेतृत्व में यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया। समझ आया? ये 1924 HRA, 1928 HSRA। याद करते चलिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। HRA 1924 3 लोगों के द्वारा बनाया गया था, ऐसे याद रख लो, राम, सचिन और सयाल, या राम, सचिन और चैटर्जी, ऐसे याद रख लो, राम, सचिन एंड चैटर्जी। ये 3 लोग थे। 3 लोगों ने क्या किया था? HRA का स्थापना किया था, एस्टैब्लिशमेंट किया था। ठीक, राम, सचिन एंड चैटर्जी। एंड इसके साथ 1928 में भगत सिंह जैसे लोगों ने इसमें सोशलिस्ट शब्द ऐड कर दिया। ठीक, अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ना केवल राजनीतिक स्वतंत्रता बल्कि आर्थिक समानता भी लाना था, मतलब इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की बात करी गई थी। कोई बहुत ज्यादा ऊंचा ना हो, कोई बहुत ज्यादा नीचा ना हो, हर किसी को समानता का अधिकार रहे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, है ना, या आर्थिक तरीके से लोग जो है वो सशक्त रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गरीब है और कोई बहुत अमीर है। ये जो डिफरेंस आज हम देखते हैं उसके खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्य कर रहा था या वर्क कर रहा था। समझ आया? और ये कहीं ना कहीं ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करी गई है, ये समाजवाद से प्रेरित है, समाजवाद या सोशलिज्म से प्रेरित है। सोशलिज्म में यही कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो बराबर रहेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू मिलता है या एक प्रॉफिट मिलता है, तो वो 5 लोग हैं, 5 लोगों में बराबरी से बांट देगा। 100 रुपए है, 100 रुपए को 5 लोगों में बराबरी से बांट देगा, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। ठीक, यही समाजवाद कहता है। अब देखिए आगे बढ़, ये हमको याद रखना है ना, मैं बार बार बोल रही हूँ। HSRA 1924 में बना था, फिर 1928 में उसका नाम परिवर्तित हो गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलो देखिए, इसके बाद मेजर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंतर्गत क्या क्या थे, या मेजर संगठन थे, और प्लस इसके अंतर्गत आप इसमें मेजर क्या बोल सकते हैं, कार्य लिख लीजिए, या इसके अंतर्गत एक्टिविटीज जो हुई थी, एक्टिविटीज ये भी हमको यहाँ पे देखना है। जैसे काकोरी ट्रेन डकैती 1925, अगेन इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचना कि सब इंपॉर्टेंट है, जो जो मैं बताते जा रही हूँ वो आपको प्राइमरी तौर पर याद रखना है। 1925 काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी। HRA ने क्या किया था, सरकारी खजाना लूट लिया था। HRA लूटेड द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब कि जो भी सरकारी खजाना था उसको, काकोरी एक जगह है, काकोरी स्टेशन है, वहां पर उन्होंने पूरा सरकारी खजाना को लूट लिया था। ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1925 में हुआ था, ये हमको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, 1924 में HRA का गठन हुआ और उसके 1 साल के बाद ही काकोरी ट्रेजेडी हुई। ठीक है, इसके बाद देखिए लाहौर षड्यंत्र 1928, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। कितने स्टार्स लगाऊं मैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिख रहा है अब, ओके, बंद कर दीजिए एसी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर षड्यंत्र केस या लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस की बात करी गई है। ठीक है, 1928 में हुई थी ये, और ये किसके लिए हुई थी, लाला लाजपत राय को एक्चुअली में ना मार दिया गया था। कैसे मार दिया गया था, मैं इसका स्टोरी आपको बताती हूँ। जब साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है, 1927-28 में भारत आया था, तो लाला लाजपत राय इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, अब प्रदर्शन करने के समय पुलिस ने उनको लाठियों से इतना पीटा कि वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। कमजोर व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो भगत सिंह लोग इतना उससे गुस्सा हुए कि हमारे इतने बड़े नेता को आप लोगों ने लाठी से पीट के मार दिया। तो इसी का बदला लेने के लिए जो 3 व्यक्ति हैं, भगत सिंह, राजगुरु और आजाद, इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। या सॉन्डर्स करके एक पर्सन थे, अंग्रेजी क्या बोल सकते हैं, अंग्रेजी सेवा में पदस्थ थे, उनका जो है इन्होंने हत्या कर दिया। समझ आया? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये नाम जरूर से याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछता है कि लाहौर षड्यंत्र केस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो भगत सिंह, राजगुरु और आजाद। बहुत लोग भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव टिक कर देते हैं। सुखदेव नहीं है, सुखदेव को फांसी हुई थी। 3 लोगों को फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। लेकिन इसके अंतर्गत 3 लोग थे जो भगत सिंह, राजगुरु और आजाद या चंद्रशेखर आजाद। तो ये आपको याद रखना है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, चलिए, असेंबली बम विस्फोट अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1929 में ये हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बहरों को सुनाने के लिए केंद्रीय असेंबली में गैर घातक बम फेंका था। इसका मतलब बॉम्ब में असेंबली में उन्होंने क्या किया था, बॉम्ब फेंका था। और ये बॉम्ब जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए था। ऐसा नहीं था वो किसी को मारने की इच्छा रख रहे थे। वो ये एक्चुअली में अपने इस एक्ट से दिखाना चाहते थे कि आप लोग एक्चुअली में बहरे हो गए हो और हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मान लीजिए पूरा असेंबली है, उसके बीचों बीच उन्होंने बम फेंका और उन्होंने अपनी बात का प्रदर्शन किया। समझ में आया? तो इससे क्या हुआ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने ये बम फेंका था। या टू मेक द डेफ हियर, ये वर्ड याद रखिएगा, टू मेक द डेफ हियर। इसका मतलब जो बहरे हो चुके हैं या जिनको सुनाई नहीं दे रहा है, उनको सुनाने के लिए ये बम फेंका गया था 1929 में। अगेन इंपॉर्टेंट है, 2 व्यक्तियों का नाम आएगा, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। तो ऐसे बी करके याद रख लेना, बी, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। बॉम्ब फेंका था, तो बी से बॉम्ब, बी से भगत सिंह एंड बी से बटुकेश्वर दत्त। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन से 2 व्यक्ति थे। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये 2 क्वेश्चन आए हैं कि जो बॉम्ब फेंका गया था वो किसके द्वारा फेंका गया था। ऑप्शन में दिया है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ऐसे। तो आपको एकदम क्लियर होना है कि ये 2 लोग ही थे जिन्होंने बॉम्ब फेंका था। और लाहौर षड्यंत्र केस में ये 3 लोग थे, भगत सिंह, राजगुरु एंड आजाद। ठीक, इसके बाद देखिए
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दे दी गई। मैंने आपको बताया है फांसी की बात आएगी तो ये तीन लोग, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, 1931 में, ठीक है। देशव्यापी आक्रोश और नायक पूजा को जन्म दिया। इसका मतलब नेशन वाइड आउटरेज एंड हीरो वर्शिप की यहाँ पर जो है वो शुरुआत हो जाती है कि अब लोग जो हैं इन लोगों की या इन हीरोज की पूजा करने लगते हैं। भगत सिंह जैसे लोगों की अब पूजा होने लग गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश हित में अपना बलिदान दे दिया। बहुत छोटे थे वो भगत सिंह, और ऐसा माना जाता है जब आप भगत सिंह की स्टोरी पढ़ोगे ना, तो जिस दिन उनको फांसी देने वाले थे उससे एक रात पहले रात में ही उनको फांसी दे दी गई, ठीक है। रात में उनको फांसी दे दी गई और उनकी बॉडी को बहुत गंदे तरीके से डिस्पोज किया गया था, और बाद में फिर लोगों को बताया गया। क्यों? क्योंकि लोग इतने ज्यादा आक्रोश में थे कि उनको फांसी देने ही नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए टाइम से पहले ही इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। समझ में आया ये चीज? तो बहुत ही आपको जब इनका स्टोरी देखोगे या इनकी बुक्स पढ़ोगे ना तो बहुत आपको खराब भी फील होता है, बट ये चीजें हैं, ठीक है। चलो, समझ में आया? तीनों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1928, असेंबली बॉम्बिंग 1929, और फिर फाइनली भगत सिंह का एग्जीक्यूशन या भगत सिंह को फांसी मिल गई 1931 में। समझ आया? ये चारों पांचों ईयर्स हमको बाय हार्ट याद होने चाहिए क्योंकि पूछता है। अगर बोलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे सेशन में है तो ये वाली स्लाइड है, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है, एक दो चीजें और हैं फिर ये खत्म हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे भगत सिंह समाजवादी क्रांतिकारी थे, बड़े पैमाने पर इन्होंने लिखा, साहस का प्रतीक, रोट एक्सटेंसिवली, ही वाज सिंबल ऑफ करेज, मतलब बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे थे। MI एथिस्ट करके एक बुक लिखी थी उन्होंने, बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी थी जो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी, और वो क्या थे? एक सिंबल थे करेज के या साहस के, एक प्रतीक जो है वो माने जाते थे। समझ में आया? अब देखिए, चंद्रशेखर आजाद मेंटर एंड कमांडर ऑफ HSRA, मतलब HSRA के संरक्षक और कमांडर के रूप में भी वो जो है वो पदस्थ थे। ऐसा बोला जाता है कि चंद्रशेखर आजाद को जब पकड़ लिया गया था या ऑलमोस्ट जब वो पकड़ने वाले थे ब्रिटिशर्स उनको, तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। ही शॉट हिमसेल्फ, ठीक है, कि मैं अंग्रेजों के पास जाने से अच्छा मैं अपने आप को ही शूट कर लूं। तो उनके पास एक ही बुलेट बची हुई थी लास्ट में, तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली। ये फिर आज मतलब उस समय तक वो अंग्रेजों के पास वो नहीं पकड़े गए वो, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, राजेंद्र लहली काकोरी कांड के शहीद थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था, और काकोरी कांड में ये तीन व्यक्ति मेन जो है वो लीडर के रूप में थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लहली, और इन सभी को फांसी दे दी गई थी, तीनों पर्सन को फांसी दी गई थी, ठीक है। राम, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लहरी, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद देखिए, जतिंद्र दास 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी जेल में मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ट्रैजिक रहता है। आज 2 दिन हम उपवास नहीं रह सकते कंटिन्यू, है ना, कि 2 दिन अगर कंटिन्यू कोई उपवास का दिन आ गया तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको 63 ऑलमोस्ट 2 महीना उनको भूखा रहना पड़ा। वो और जानबूझ के, ऐसे नहीं कि उनको खाना नहीं दे रहे थे, वो एक्चुअली भूख हड़ताल में थे। भूख हड़ताल में रहते हुए 63 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ट्रैजिक लगता है जब आप ये सब चीजों को पढ़ते हो, तो है ना। इनका नाम याद रखिएगा, जतिंद्र दास, जतिंद्रनाथ दास करके एक पर्सन थे जिन्होंने 63 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। इन सब का देखिए पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहली एंड जतिंद्र दास। ये जतिन बाघा नहीं है ना, बाघा जतिन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। बाघा जतिन बहुत पहले आए थे, फर्स्ट फेज में आए थे, और वो बंगाल के थे। इनको इनके साथ आप कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। याद हुआ चीजें? क्या याद रखना है इसमें? हमको ये तीनों के नाम याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लहरी। इसके साथ जतिंद्र दास को भी हमको याद रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। आउटकम या इसका परिणाम क्या रहा? देखिए,
अंग्रेजों ने आंदोलन को क्रूर बल से दबा दिया, इसका मतलब ब्रूटल फोर्स से उन्होंने दबा दिया। उनको तो कुछ आता ही नहीं था, यही कर रहे थे वो, ब्रूटल फोर्स से हर एक आंदोलन को वो दबा रहे थे। लेकिन शहादत की गाथा ने पीढ़ियों को प्रेरित किया, जैसे आज भी हम इनकी स्टोरीज को पढ़ के प्रेरित हो रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि इनकी जो शहादत की गाथा थी या इनकी जो स्टोरीज है उसको आज भी पढ़ के हमको गूज़बम्प्स फील होते हैं ना, कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो ये चीजें। नाउ क्रांतिकारियों ने गांधीवादी अहिंसा के समांतर एक विचारधारा का निर्माण किया, जिसने भारत में समाजवादी विचार के लिए वैचारिक आधार तैयार किया। इसका मतलब क्या, एक पैरेलल आइडियोलॉजी बनाई थी गांधीयन नॉन वायलेंस के बराबर। मतलब जो गांधी का जो नॉन वायलेंस चल रहा था उसके साथ ही साथ में सोशलिस्ट आइडियाज को भी चलाया गया। गांधी का जो नॉन वायलेंस था उसके साथ ही साथ में सोशलिस्ट आइडियाज को भी चलाया गया। तो ये कहीं ना कहीं परिणाम के रूप में आप देखते हो। समझ आया? ठीक है, अब देखिए इसमें मेन आप घटनाएं आप यहाँ पे देख सकते हो, एक सारणी या समरी टाइप का है। फेज 1 जो है वो चला था, इसमें असैसिनेशन हुआ और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, ये दो चीजें हमने पढ़ा था। इसमें मेन क्या था, अनुशीलन समिति थी, है ना, और अभिनव भारत था। यहाँ पर ना थोड़ा सा मिक्स हो गया है, अभिनव भारत ये इधर आएगा। ठीक है, अनुशीलन समिति कब बनी थी जल्दी बताओ? 1902 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये अभिनव भारत 1904 में बनी थी। ठीक है, इसमें कौन कौन लोग थे? सावरकर, अरबिंदो और रासबिहारी, ये 3 लोग थे। ठीक है, देखिए सेकेंड फेज में गदर पार्टी आई या गदर विद्रोह स्टार्ट हुआ। गदर पार्टी कब आई थी जल्दी बताओ? 1913 में, 1913 में। वेरी गुड। ठीक है, कोमागाटा मारू इंसिडेंट कब हुआ था? पेज पलटो देखो तब याद आएगा। कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में हुआ था। गुड। ठीक है, 1 साल के बाद ही हुआ था। और फिर काबुल गवर्नमेंट आई, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। अब देखिए इसमें गदर पार्टी बनी, देवबंद फ्रीडम फ्रंट भी बना था और इसके मेन लीडर करतार सिंह सराबा थे और बरकतुल्ला था। ये बहुत ही शॉर्ट में दिया है, बाकी हमने डिटेल में पढ़ लिया। इसमें देखिए काकोरी रॉबरी कब हुई? काकोरी रॉबरी 1925 में हुई थी, है ना। असेंबली में बॉम्बिंग कब करी गई? असेंबली में बम कब फेंका गया? 1929 में, एकदम याद होनी चाहिए, है ना। हाँ, उसके बाद ये जो HRA है ये किसमें बदल गया था? HSRA में। HRA कब गठित हुआ था? 1924 में हुआ था और इसका नाम कब चेंज हो गया? 1928 में बदल दिया गया। समझ आया इतना? अब इसके मुख्य नेता कौन थे? भगत सिंह, आजाद एंड बिस्मिल। ठीक, ये हमको थोड़ा सा रिविजन के तौर पर देखना है। इसके बाद देख लीजिए इसका एक और थोड़ा सा हम माइंड मैप जैसे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश दमन के प्रति जो पहला फेज था, ब्रिटिश दमन के प्रति शीघ्र प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जाती है, गुप्त समितियां जैसे अनुशीलन समिति, अभिनव भारत। इसके बाद में ये कर्जन विली की हत्या हो जाती है और रैन की हत्या हो जाती है 1897 में। ये 2 आपको असैसिनेशंस याद रखना है। ये किसके द्वारा किया गया था? चापेकर ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। और कर्जन विली की हत्या जो है वो किसके द्वारा करी गई थी? थोड़ा पेज पलटो, रिवीजन करो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। कर्जन विली की हत्या 1909 में हुई थी और चापेकर ब्रदर्स के द्वारा जो है 1897 में किसकी? विलियम रैन की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, इसके साथ ही साथ में देखिए सावरकर हो गया, अरबिंदो और बागा जतीन, इन लोग जो है वो नोटेबल फ्रीडम फाइटर्स के रूप में रहे। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस आया 1912 में, रासबिहारी बोस जो है इसमें मुख्य रहे। ठीक है, ये हमको याद रखना है। अब देखिए आगे अगर हम देखें सेकेंड फेज में ग्लोबल आउटरीच हुआ वर्ल्ड वॉर के समय में, है ना, विश्व युद्ध के समय में ग्लोबल आउटरीच हुआ, जिसमें
गदर पार्टी अमेरिका में बनाई गई 1913 में और सशस्त्र विद्रोह की योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई। कोमागाटा मारू घटना हुई 1914 में हुई, 1914 में। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी हुई या रेशमी पत्र षड्यंत्र केस हुआ, जिसमें मौलाना महमूद हसन जो है वो मुख्य भूमिका में थे, और ये अफगानिस्तान में हुआ था। अफगानिस्तान याद है ना, पढ़े थे हम, अफगानिस्तान में हुआ था। इसके साथ देखिए काबुल में अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसमें बरकतुल्लाह महेंद्र प्रताप जो है वो मुख्य भूमिका में थे। हमको डरना नहीं है कि कितनी सारी इंसिडेंट है, जो मैंने स्टार मार्क लगाया है पहले वो याद रखिए, बाकी जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको बाद में याद करना, ठीक है। तो हमको डरना नहीं है, आराम से हमको चीजें पढ़ती जाना है, ठीक है। फेज 3 में देखो, असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद जो है वो विद्रोह स्टार्ट हो गया था। HRA जो है वो HSRA में बदल गई। काकोरी षड्यंत्र हुआ 1925 में। सौंडर का, यहाँ देखो सौंडर की हत्या हो गई 1928 में। किसके विद्रोह में हुई थी सौंडर की हत्या? हाँ बताइए। हाँ भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह थे, और कौन थे? राजगुरु थे और आजाद थे, ये 3 लोग थे। लेकिन किस बात के लिए उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय को मार दिया गया था, इसीलिए सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। फिर असेंबली में बमबारी हुई 1929 में, ये हमको याद रखना है। जो बहरे व्यक्ति थे उनको सुनाने के लिए ये बॉम्बिंग करी गई थी। किसी का भी यहाँ पर अहित नहीं हुआ था, किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दे दी गई। इसके साथ ही साथ हम विरासत के रूप में या लेगेसी के रूप में याद रखते हैं कि क्रांतिकारी शहादत का उदय हुआ, कि अब लोग अपने आप की जान देकर भी भारत माता की रक्षा करना चाहते थे। इसके साथ ही साथ समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ और यूथ इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं आई, कि लोग अब यूथ जो है वो एक्चुअली में इन्वॉल्व हो रहे थे हमारे नेशनलिज्म में या नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में। बस ठीक, इतनी सारी चीजें हमने देखी। हमको इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले आपको बताया है वो सब चीजें पहले प्रायोरिटी में याद रखनी है, बाकी जो भी बचेगा वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। एक बार स्लाइड्स चेंज करके रिवीजन कर लें कि हो गया, करना पड़ेगा ना। हाँ चलो एक बार और देख लेते हैं, लास्ट है ना, जल्दी जल्दी देखेंगे लेकिन एकदम जो जो इम्पोर्टेंट होगा कोशिश करना एक पेज में लिखने की। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको एक साथ बता दिया है, लेकिन हमको उसको जल्दी जल्दी देखना है। फेज 1 में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं सिर्फ वो बताऊंगी, ठीक है। ये सभी हमको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि बंगाल का पार्टीशन हो गया था, यूरोपीय आइडियाज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे इसमें। इसके बाद प्रमुख विशेषताएं, इसके क्या क्या तरीके थे, कि बम फेंक देना, लोगों की हत्या कर देना, पैम्पलेट्स बांट देना, ये सब। इसमें याद रखने वाली बात है अनुशीलन समिति 1902 में आई थी, जो बंगाल में जिसका स्थापना हुआ था। अनुशीलन समिति याद रखना है, ठीक। इसके बाद देखिए इसमें उल्लेखनीय घटना हमको 2 याद रखनी है। एक तो चापेकर ब्रदर्स ने क्या किया था, ये WC रैंड की हत्या कर दी थी। कब की थी? 1897 में, 1897 में, एक ये याद रखना है। दूसरा हमको याद रखना है मदन लाल ढींगरा ने कर्जन विली की हत्या कर दी थी 1909 में। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में आता है, ठीक। मदन लाल ढींगरा एंड चापेकर ब्रदर्स, बाकी बाद में याद करेंगे, पहले ये दोनों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें पर्सनालिटीज में हमको ये याद रखना है कि बागा जतिन थे, जो युगांतर पार्टी के नेता थे। कौन से पार्टी के नेता थे? युगांतर पार्टी के नेता थे। अब आपको ये याद रखना है कि खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था पर वो विफल रहे, ठीक है। बाद में खुदीराम को फांसी हो गई और जो प्रफुल्ल चाकी हैं इन्होंने अपने आप को ही शूट कर लिया, ठीक। इसके बाद इसका आउटकम तो ठीक है। इसके बाद सेकेंड फेज आता है। सेकेंड फेज में आपको वही चीजें आपको देखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी का गठन, ठीक है। गदर पार्टी का गठन देखिए, अब यहाँ पर इंटरनेशनली जो है वो हमारा आंदोलन जो है वो विकसित हुआ। इंटरनेशनल जगहों में जैसे जर्मनी, तुर्की, जापान यहाँ पर देखने को मिला। इसके बाद में देखिए गदर पार्टी 1913 में आई। कहाँ पर आई थी? अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को में आई थी। इसके बाद करतार सिंह सराबा, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भगना क्या थे? लीडर थे गदर पार्टी के, जिसमें फाउंडर के रूप में आप लाला हरदयाल को देखते हैं, ठीक है।
कोमागाटामारू इंसिडेंट कब हुआ था? 1914 में हुआ था, 1940 में हुआ था। स्टोरी याद है कि भूल गए? कि एक शिप थी, शिप को एक्चुअली उतरने नहीं दिया था, है ना, ये सब चीजें बस इतना याद रखना है इसमें। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। लाला हरदयाल क्या थे? संस्थापक थे गदर पार्टी के, हमको याद रखना है। करतार सिंह सराभा को फांसी दे दी गई थी, बस इतना याद रखना है इसमें, और कुछ नहीं। इसके बाद इसका आउटकम हो गया, एंड देन फिर थर्ड हम देख लेते हैं। थर्ड में इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि काकोरी रॉबरी चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, और चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसमें देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है एचआरए का गठन हुआ था। एचआरए 1924 में गठित हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सयाल और जोगेश चंद्र चैटर्जी के द्वारा हुई थी। इसके बाद 1928 में भगत सिंह जैसे लोगों के द्वारा इसका नाम में ये शब्द सोशलिस्ट ऐड कर दिया गया, ये याद रखना है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखनी है। इसके बाद में काकोरी रॉबरी हुई थी 1925 में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी 1928 में, असेंबली में जो बम फेंका गया था हुआ था 1929 में, और फिर फाइनली 1931 में जो है वो फांसी दे दी गई थी। ईयर इंपॉर्टेंट है, 1925, 1928, 1929 और 1931। समझ आया? इसके बाद में फिर यही चीजें हैं। जतिंद्र नाथ का याद रख लेना कि 63 दिन के फास्ट के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है।